प्रसाद जिज्ञासु, महामना राम स्वरूप वर्मा, ये हमारे महापुरुषों ने क्या लड़ाई लड़ी थी? जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। क्या बढ़िया नारा लगाया था उनका। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। भूल गए इतिहास ये? क्या नारा लगा करके वहां से लड़ाई आगे बढ़ाई समाजवादियों ने कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई आज से 100 साल पहले लड़ाई गई थी। क्या उस नारे को आगे बढ़ाया? हमारे वैचारिकपुर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा लगाया, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। वो नारा लगा करके इस लड़ाई को लड़ा गया। और ओबीसी समाज के लोगों आपकी जाति जनगणना नहीं करा रहे। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जाति ओबीसी है और मंडल कमीशन का नाम तक नहीं लेते। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों की संख्या बताने का काम नहीं करते। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारी लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई का नहीं, भले हमारी जाति बिरादरी का हो, भाई को भी अपना मत मानना अगर उसकी विचारधारा आपसे मिल जाए। कपड़ा सस्ती हो और दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई दवाई मुफ्त में देने का काम सरकार का। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। 100 में 60 प्रोफेसर आपके पिछड़े समुदाय के हैं। आयोजित इस भव्य शिक्षा महोत्सव में आए हुए आप सभी लोगों को मैं पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज बहुत सुबह से आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और यहां आने के लिए जितनी मुसीबत, जितनी दिक्कत हुई, पहले तो लगा कि आप आना पाना ही मुश्किल है। अजय मोहन जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए। मुझे बुलाने के लिए जहां हमारा कार्यक्रम था संत कबीर नगर, 1-1.5 महीने पहले वहां पहुंच गए, फोन पर बात किया और ये निवेदन किया कि नहीं, आना बहुत जरूरी है। जब मैंने पूछा कि भाई यहां तो अलग ही माहौल है, इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए कार्यक्रम हम करेंगे। और बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अजय मोहन जी के लिए आप सब बहुत जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करिए। और अभी अजय जी के पिताजी जब बोल रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि जिस परिवार में पिछली पीढ़ी में ही इतना वैचारिक तेवर हो, वो अगली पीढ़ी का हिम्मत बनती है। और पिताजी के हौसले को मैं सलाम करता हूं कि आपने एक दिशा जो दी है वो आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा के रूप में आगे बढ़ी है, इसलिए आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी अपनी बातचीत शुरू करूं उसके पहले ही हमारे वैचारिक साथी और आपके क्षेत्र के 2 बहुत प्रमुख लोग, एमएलसी आदरणीय मान सिंह यादव जी और बहुत सम्मानित विधायक हमारे बड़े भाई संदीप पटेल जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब जोरदार तालियों से अपने वैचारिक लोगों का, वैचारिक भाइयों का स्वागत करें। और आपका इंतजार इस तरह से सफल होगा। और आप सब देखिए, जितने भी वैचारिक लोग यहां आने वाले थे, यहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सुबह में 8 बजे घर से निकला, इलाहाबाद की तरफ गया भी नहीं, दूसरी तरफ रुका था कि वहां से सीधे यहां आने में सुविधा हो जाएगी। फिर भी इतनी मुश्किल कि गांव के रास्तों से हम चल करके आए। और हमारे दोनों आपके जिले के, और केवल जिले के ही नहीं, इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, महात्मा ज्योतिबा फूले के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारों को लेकर के पूरे प्रदेश में जो राजनीतिक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सारे लोगों को भी आपके कार्यक्रम में देखिए आपको सुनने का मौका मिलेगा। आप सब बहुत देर से बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब जितना इंतजार किया है तो थोड़ी देर और आप इसमें उसी धैर्य के साथ सुनिएगा। हो सकता है कुछ इस कार्यक्रम के बाद कुछ नया हो, कुछ वैचारिक हो, कुछ बड़ा हो, ऐसा हो जिसकी समाज को जरूरत है। तो ये कार्यक्रम यहां से खत्म नहीं होगा, ऐसा हो जाए कि आज से ही एक नए मिशन की शुरुआत हो जाए जो बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार के विचारों को गांव गांव पहुंचाने का काम करेगा। इसीलिए ये महापुरुषों की तस्वीरें यहां रखी हुई हैं। हम भी आए तो उन्हीं के सामने नतमस्तक हुए। हमारे दोनों सम्मानित नेतागण भी आए, बड़े भाई दोनों लोग। मैं आप सबको, अरे आप भी आए हुए, आइए आइए, बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आए, कैसे हैं सर? सर बहुत आइए आइए। अभी मैं शुरू ही किया तो मैं भी लेट हो गया। बहुत धन्यवाद। आए सर, सर बहुत धन्यवाद। अरे भैया आपका खाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आ गया। बहुत धन्यवाद। बेटा और जिला अध्यक्ष हैं क्या? नहीं। तो आप सबके बीच में आपके अपने क्षेत्र के सभी वैचारिक सम्मानित लोग आए हैं। मैं चाहता हूं कि सबको एक साथ आप सब ताली बजा के स्वागत कर दें, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ें। और हम सब की तरफ से हम फिर से खेद व्यक्त करते हैं कि जिस समय हमें यहां होना चाहिए था उससे हम बहुत देर से हैं। हमें लगभग 1 बजे 2 बजे के आसपास यहां होना चाहिए और हम 3-4 बजे पहुंचे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि आसपास का माहौल क्या है। बहुत भीड़ है, चारों तरफ रास्ते बंद हैं, और फिर भी हम आपके इस वैचारिक कार्यक्रम में आए। तो अब इस कार्यक्रम को यहां से इस रूप में आगे बढ़ाया जाए कि इस कार्यक्रम के करने का जो मकसद है, शिक्षा महोत्सव, शिक्षा की अहमियत क्या है, कलम और किताब की अहमियत क्या है, पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या है, यह बात यहां पर रेखांकित हो और इसके जरिए आखिरी व्यक्ति तक गांव गांव पहुंचे। कुछ लोग आपको समझाने आएंगे कि धर्म खतरे में है। आप केवल ये समझ लेना, जो लोग ये कहने आए हैं धर्म खतरे में है, जिस भी रूप में धर्म था, उन नेताओं और उनकी राजनीतिक पार्टियों के पहले भी धर्म था, उनके समय भी है और रहना होगा तो उनके बाद भी रहेगा। धर्म खतरे में नहीं, उनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए वो आपको धर्म के नाम पर भड़काने आते हैं। और भगवान तो जिसको जो मानता है वो माने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश के नागरिकों को ये कह दिया, ये अधिकार दे दिया, जिसको हिंदू बन के मंदिर में जाना है वो मंदिर जाए, जिन मुसलमानों को मस्जिद में इबादत करने जाना है वो वहां जाए, गुरुद्वारे में सिख जाएं, बौद्ध विहारों में बौद्ध लोग जाएं, जिसको कहीं नहीं जाना है वो कहीं नहीं जाए, जिसको सबको मानना है वो सबको माने। भारत में इसका अधिकार देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया है। इसलिए हमारे जैसे लोग
सबसे बड़ी ग्रंथ, सबसे बड़ी किताब, सबसे ऊपर अगर किसी को रखते हैं तो भारत के संविधान को रखते हैं। और संविधान को बचाने के लिए आज हम यहां पर संकल्प लेना चाहते हैं। संविधान नहीं था तब भी तो देश था, संविधान नहीं था तब भी लोग थे, गांव था, कस्बा था, खेत था, खलिहान था, नदी नाले पर्वत पहाड़ थे, इंसान भी था। लेकिन जब तक संविधान नहीं था तो पैदा हो जाता था कि इसको शिक्षा मिलेगी, पैदा हो जाता थी। नहीं था अभी इंसान पैदा होते थे, जातियों में बांटकर, गरीब के नाम पर बांटकर, कुछ इंसानों को बांटकर और बाकी इंसानों को जीवन जीने का एक समाज व्यवस्था बनी हुई थी। संविधान आया तो इंसान के रूप में जो पैदा हुआ है वो इंसान और इंसान बराबर होगा, इसलिए भारत के संविधान को अब सबसे बड़ी किताब माना करते हैं। संविधान आया तो अब स्कूल में एडमिशन कराने जाओ, आप जाति देख करके किसी को रोका नहीं जाएगा। संविधान आया तो यह देख कर जो रोका नहीं जाएगा, कोई आपको जाति देख करके अपमानित करे तो आपके लिए पुलिस, कानून, न्यायालय और अधिकार दिया गया है। अधिकार देने का काम करता है बाबा साहब का संविधान, और अधिकार छीनने का काम उन लोगों का था जो हजारों साल से शासन किया करते थे। आज इसलिए हम भारत के संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं, उसने इंसान को इंसान के बराबर बना दिया। इसलिए हम यहां खड़े होकर सबसे पहले एक संकल्प लेना चाहते हैं। खटिया थी और खटिया पर सब बराबर नहीं बैठते थे। संविधान आया तो ये तय हो गया कि अगर बैठेंगे तो सबकी खटिया बराबर होगी और सब बराबर बैठेंगे, वरना कोई ऐसी खटिया अब नहीं चलेगी जो किसी को ऊपर और किसी को नीचे बैठाए, सब बराबर में बैठेंगे। इसका अधिकार देने का काम बाबा साहब के संविधान का। इसलिए याद रखना मेरे गांव के लोगों, खेत खलिहान में मेहनत करने वाले मेरे लोगों, भूल मत जाना कि बाबा साहब के संविधान ने क्या दिया है। आज आपको चौराहे पर कोई अपमानित करे, आपके लिए पुलिस बनी है, व्यवस्था बनी है, आप जा करके वहां कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं। यह अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया है। आपको कोई अपमानित करे तब भी उसका न्याय दिलाने का काम बाबा साहब के संविधान के रास्ते हुआ है। और आज आपका कोई हक छीने तब भी आप उससे लड़ सकते हैं और अपना हक और अधिकार लड़ करके ले सकते हैं। यह रास्ता लड़ने का भी बाबा साहब के संविधान ने दिया है। गांव गांव इस बात को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। संविधान बचेगा तो हक और अधिकार बचेगा, संविधान बचेगा तो सम्मान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारे बराबरी का अधिकार बचेगा। और आने वाली पीढ़ियां, अगर संविधान नहीं रहेगा तो गुलाम पैदा होंगी, और संविधान बचेगा तो वो इस देश के हुक्मरान पैदा होंगी। ये बात गांव गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात सोचना, ये वैचारिक कार्यक्रम है, ये एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। फिर भी जब यहां खड़े होकर अजय मोहन ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पहले इस इलाके के कुछ मनबढ़ लोगों ने लाठी और डंडे से इन्हें पीटा, मैं ये सुन के जान के आज सोचता हूं कि संविधान के 75 साल मनाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक गांव और एक ब्लॉक में समाज के लिए काम करने वाले अजय मोहन कुशवाहा को कोई लाठी डंडे से पीटे,
मुझे नहीं पता कि इससे आपको क्या महसूस हुआ होगा। मुझे यही महसूस हुआ कि लगता है जितने महापुरुषों की तस्वीर यहां लगी है, अभी इनके सपनों का भारत नहीं बन पाया है। अगर इनके सपनों का भारत बना होता तो ये लाठी अजय मोहन कुशवाहा के ऊपर नहीं थे। इन्होंने तो शायद अभी तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है, समाज के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनके पिताजी बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कितना सुलझा हुआ एक व्यक्ति संघर्ष करके जो अपने बच्चों को पढ़ाए, गरीबी को अपनी बाधा बेड़ी न माने, उन्होंने एक वैचारिक विरासत अपने अगले पुत्र को सौंपी है। मैं आज केवल अजय मोहन कुशवाहा जी और पिताजी को केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे जितने महापुरुषों की तस्वीर लगी और हमारे हजारों साल के जितने पुराने महापुरुष रहे, ऐसे जाने कितने कुर्बानी, ऐसा जाने कितने संघर्ष करना पड़ा, बहुत अपमान सहना पड़ा, बहुत जलील होना पड़ा, बहुत अधिकार छीने गए। इनमें से कोई भी न डरने वाला था न झुकने वाला था, अब अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग थे। इसलिए आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम भी अपना स्वर मिलाना चाहते हैं कि शिक्षा की इस लड़ाई को, संविधान की इस लड़ाई को आप और ताकत से लड़ाई को मजबूत करिए। और जरा आप कौंदियारा के लोगों, आप पहचानो, मैं यहीं से बात शुरू कर रहा हूं। मुर्दा समाज वो होता है जिसे अपने हक और अधिकार का पता ही नहीं होता। उसका हक अधिकार छीना जाए और उसे पता ही ना चले तो उसे आप जिंदा समाज कहेंगे क्या? जिंदा समाज वो होता है जिसको पता होता है कि कोई हक अधिकार और सम्मान के साथ छेड़खानी न करे। आप पहचानो, वक्त बहुत खराब है। पहचानो कि बिना डरे ईमानदारी से सच के लिए लड़ने वाला आपके आसपास कौन व्यक्ति है, उसकी मदद करो। अगर लड़ सकते हैं आप तो ईमानदारी से लड़ने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हो जाइए। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि अकेला जो होगा वो मारा जाएगा। अगर समाज लड़ने को तैयार हो जाए तो कितनों को मारा जाएगा। लड़ने वालों की पहचान करिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर खड़े न हो पाए तो 4 लोगों को तैयार करिए जो ईमानदारी से लड़ने का काम कर रहा है, उसका साथ दें। अगर आप 4 लोगों को तैयार भी न कर पाए तो चौराहे पर बैठकर उसके बारे में अच्छी अच्छी बात करिए, लोगों को जागरूक करिए, बताइए कि आपके बीच की लड़ाई को लड़ने का काम कोई कौन कर रहा है। उस विद्रोही को, उस ताकत को चौराहे और गांव-गांव पहुंचाने का काम करिए। अगर ये भी न कर पाए, आर्थिक मदद करिए, लड़ने वालों को कमजोर मत पड़ने दीजिए। ये मेरा निवेदन और फॉर्मूला देकर जा रहा हूं। इन चारों काम में से अगर एक भी काम मत कर पाओ तो किसी लड़ने वाले का विरोध मत करना। सबसे बड़ा काम ये आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि लड़ने वालों का विरोध सबसे पहले घर से होता है। हम साथ तो दे नहीं पाते। आजकल सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, अंबेडकर पैदा हो, हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। हमारा बेटा बेटी तो अच्छी शिक्षा पाकर के अच्छी नौकरी पाए और अच्छी जगह पर चले जाए, और लड़ाई लड़ने का काम कौन करेगा? मैं तो 14 साल प्रोफेसर रहा और आज नौकरी नहीं है, इसका अफसोस नहीं है। हमने तो अपने किताब में लिखा, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा न था, जी हजूरी नहीं की और आज आपके बीच में खड़े हैं। नौकरी छीनी जा सकती है, लेकिन विचारधारा और आत्मविश्वास छीना नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसी ने दिया नहीं है, हमने संघर्षों से इसे अर्जित किया है। इसको कोई ताकत छीन नहीं सकती और इसको आपको गुलाम नहीं बना सकती। उन लोगों को लगा था कि नौकरी से निकाल देंगे तो डर जाएगा, चुप हो जाएगा। मैंने अपनी किताब में लिखा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। लड़ना तो पड़ेगा साहब, और लड़ाई में कुर्बानी भी देनी पड़ती है।
और संघर्ष के रास्ते में दूसरे को कह देना कि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सबसे आसान काम है। भाषण देने के लिए मंच पर लगाओ माइक, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बुलाओ और बढ़िया बढ़िया उनसे बात कहाओ, बाद में वो जाए उनके ऊपर मुकदमा हो, आपका क्या जाता है। आजकल मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं और बोलिए, और खुलकर बोलिए, नाम लेके बोलिए। हम कहते हैं हाँ, क्योंकि हमारा ही जो नुकसान हो वो हो, आपका क्या नुकसान होगा, आप तो ताली बजा के चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर एक व्यक्ति बोलेगा तो कमजोर पड़ेगा, और समाज बोलेगा तो जितना भी अन्याय अत्याचार है वो खत्म होगा, क्योंकि अकेले व्यक्ति को मारना आसान होता है और विचार को मारना हमेशा मुश्किल है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं, इस कौंधियारा ब्लॉक में देखिए क्या वैचारिक कार्यक्रम किया है। महापुरुषों की तस्वीरें हैं, इनमें से एक भी महापुरुष, एक भी संघर्ष करने वाले योद्धा न तो डरे, न झुके, न बिके और न समझौता किया। छत्रपति शाहू जी महाराज राज परिवार से थे और पहली जाति जनगणना अपने दरबार में छत्रपति शाहू जी महाराज ने की, जिसकी आबादी हमारे समाज में 3%, 5%, हमारे दरबार में उनकी आबादी 99%, जिनकी आबादी 95-97%, उनकी हमारे दरबार में आबादी कितनी, 72 पदों में से 65 पदों पर एक ही जाति के लोग थे। छत्रपति शाहू जी महाराज दरबार में पहली जाति जनगणना उन्होंने इस तरह से सार्वजनिक करा करके आरक्षण लागू किया 26 जुलाई 1902, और उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण गैर सवर्ण बिरादरियों को मिलेगा। और छत्रपति शाहू जी महाराज ने राजा होने का फर्ज निभाते हुए आरक्षण उन वंचितों, शोषितों को अपने दरबार और अपने राज्य में देकर के एक नए भारत का ख्वाब रचा था। इसलिए हम छत्रपति शाहू जी महाराज को अपना वैचारिक नायक मानते हैं। एक दूसरे राजा थे। राजा कौन होता है, राजा की पहचान देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी जाति देख करके कहा गया, तलवार के दम में जिसमें दम हो वो राजा है उस जमाने में। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक नहीं किया गया। इतिहास राज तिलक करने के लिए बाहर से दूसरे व्यक्ति को भेजा गया, और वो व्यक्ति कैसे राज तिलक करता है पढ़ना, तिलक करना पड़ा था, क्योंकि अंतर जाति विवाह से पैदा कमेरा किसान परिवार के नायक थे। और राजा ने तो ऐसा फरमान दिया हमारी सेना और हमारे राज्य में कानून पास नहीं होगा, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज राजा मानते हैं। इसलिए हम जगह पे गया हूं, कभी तो मैं नदी का पानी उसका रंग बदल गया, लेकिन जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम हाथ में लिया तो केवल देश नहीं, प्रज्ञाशील, करुणा, सत्य, अहिंसा, प्रेम का दुनिया में परचम फैलाया। राजा यहाँ का कुल हमारा, और सम्राट अशोक ने 84,000 खूंटा काट दिया और इतने भव्य स्तूप बनाए। आजकल नया नया सब फैशन चला है, यहाँ खुदाई करो इसके नीचे ये है, यहाँ खुदाई करो इसके नीचे ये है। मैं उनसे कहता हूं, बहुत खुदाई करने का मन है तो बड़ा गहरी खुदाई कर देना। सबसे नीचे अगर इस देश में कुछ मिलेगा तो तथागत बुद्ध का कोई अवशेष मिलेगा, और ये बुद्ध में भारत पूरे देश में बना हुआ है। इन महापुरुषों का इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई लड़ी थी ज्योतिबा फूले ने। और आज का जो कार्यक्रम ये किया जा रहा है, वन नेशन वन एजुकेशन, इससे बड़ा और इससे जरूरी कार्यक्रम आज की तारीख में दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि लोग हथियारों से जंग लड़ते हैं, हथियार से लड़कर आप अपने बराबर या अपने कमजोर वाले को ही हरा सकते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन आज इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कोई है तो उस हथियार का नाम है कलम और किताब। कलम और किताब से बड़ा ताकतवर चीज दुनिया में आज की तारीख में कोई नहीं।
इसलिए मैं इस कार्यक्रम को कहता हूं वन नेशन वन एजुकेशन। इस कार्यक्रम की गांव गांव जरूरत है। और मैं सोचता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले स्कूल खोलना चाहते थे, ऐसा ही कोई जुनूनी काम करना चाहते थे। और ये जितना माला आप लोगों ने पहनाया है, जितना स्वागत किया है, जितना ये कार्यक्रम किया है, उसमें से जितना बड़ा हिस्सा इस कार्यक्रम का अगर साथ लेकर लौटेंगे तो वो है विचार। गांव गांव इस बात को बताना, जाति देखकर अछूत बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। और 1948 में 3 जनवरी को जब पहला स्कूल खोला, माता सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने, कुछ लोग गए और ज्योतिबा फूले के पिताजी को समझा दिया, आपका बेटा धर्म के विरोध में काम कर रहा है। अब ये कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसी जगह पर हो रहा है, ऐसे समय हो रहा है कि यहां इस समय पूरा वही वातावरण है। लेकिन उनके बारे में हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। हम अपनी वैचारिक बात आपको बताना चाहते हैं। अपनी लकीर बड़ी कर दीजिए, दूसरे की लकीर मिटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने विचारधारा को, अपने महापुरुषों को गांव गांव पहुंचाइए, वरना लोग मोक्ष पाने के लिए उधर चले जाएंगे, मिल कुछ और जाएगा। और सुनते हैं इलाहाबाद में बहुत खराब स्थिति है, सच छिपाया जा रहा है, सच पर पर्दा डाला जा रहा है, मीडिया को मैनेज करके तमाशा बनाया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि पहले कुंभ होता ही नहीं था, अभी हो रहा है। 2014 के पहले न सूरज उगता था, न धरती थी, न हवा थी, न पानी थी, न पेड़ था, सब 2014 में हुआ। और उत्तर प्रदेश में जैसे लगता है सब 2017 में हुआ, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। कुछ लोग सो जाते हैं देर तक तो उनको लगता है कि हम अभी जागे नहीं है, सूरज उगा ही नहीं होगा। सूरज का काम उगना है। ऐसे लोगों को समझाना हमारा काम है कि तुम नहीं थे तब भी धरती थी, तुम नहीं रहोगे तब भी धरती रहेगी। ऐसा काम करके जाओ कि लोग तुम्हें याद करें। महात्मा कबीर को मैं अपना नायक मानता हूं। महात्मा कबीर ने क्या लाइन लिखी है, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। महात्मा कबीर ने क्या लिखा है कि कबीर आए जगत में, हम रोए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो और जग रोए। आप पैदा होता है बच्चा तो वो बच्चा रोता है, बाकी पूरा परिवार खुश होता है। ऐसा काम करके जाओ कि जब चलो तो आप खुश रहो कि आपने अपनी जिंदगी का पूरा कर्जा निभाया है और लोग आपकी याद में आंसू बहाएं। ये महापुरुष वो हैं जिनको आज भी लोग याद करते हैं। इसलिए अगर कुछ करना है तो ऐसे महापुरुषों के विचार को गांव गांव पहुंचाना होगा। क्या कहा महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को स्कूल खोलने से रोक दिया। 2 पत्थर 2 साड़ी लेकर जाती थी, पत्थर फेंकते थे, मैला फेंकते थे। शिक्षा मत दो बच्चों को, स्कूल मत खोलो। लड़कियों के लिए कहा गया कि पढ़ाई देना करना है, तो वहां के उस समय के विचारक कहते थे कि लड़कियों को अगर शिक्षा देंगे तो घर में चौका बर्तन कौन करेगा, शूद्रों को अगर शिक्षा दे देंगे तो सेवा कौन करेगा, उत्पादन कौन करेगा। फिर भी एक दिन पिता ने बुलाकर कहा कि अब तुम दोनों को या तो अपना घर चुनना है या अपना स्कूल चुनो। और दियारा के लोगों बताओ, माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने क्या अपना घर चुना था? क्या अपना स्कूल चुना ना? स्कूल चुना, घर छोड़ दिया। चाहते तो एक अच्छे पुत्र हो सकते थे, लेकिन पुत्र होने के बजाय उन्होंने चुना कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्कूल कॉलेज कलम किताब का परचम ऐसा फहराया कि आज करोड़ों लोगों के लिए आज हाथ में जो कलम और किताब है वो अपने महापुरुषों ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसों की वजह से है। इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। शिक्षा इसलिए जरूरी है, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए, एक अविद्या से जाने कितने अन्याय अत्याचार किए। ये महात्मा फूले लिख करके गए। सावित्रीबाई फूले से पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन कविता में लिखी कि वो मेरे ऊपर गोबर और मैला फेंकते गए, मैं उनके बच्चों को शिक्षा देती चली गई। और आज मैं सोचता हूं
उनके ऊपर गोबर फेंकने वालों का किसी का नाम याद नहीं, और हमारे महापुरुषों का नाम इतिहास में दर्ज है। जो कल सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंका करते थे, उन्हीं के वारिस आजकल गोबर में विज्ञान ढूंढा करते हैं। नौजवानों, रील्स देखा था वो वाली जिसमें आया एक आदमी रोटी में गोबर लगा के खा रहा था, देखा था कि नहीं? जोर से बताओ, देखा था ना? वो कह रहा है कि अगर गोबर खाएंगे तो शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगी। बताओ, किसान कमेरा यहां पूरा पीडीए परिवार बैठा हुआ है, एक भी किसान कमेरा। कम पढ़े लिखे थे हमारे पूर्वज, कम पढ़े लिखे थे, कम विज्ञान तकनीक जानते थे, फिर भी इतने तो समझते थे कि गोबर इंसान के खाने की चीज नहीं है। खेत में डालो, अनाज पैदा करो, और अनाज पैदा करके इंसान का पेट भरो। आज वो हमें पुरखों पर बड़ा नाज होता है। गाय का बछड़ा भी पता है कि उसको क्या पीना है, लेकिन आजकल कुछ लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, आप जानते हैं, यहां नाम अगर किसी का लिया जाएगा तो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार का नाम लिया जाएगा, और किसी का नाम लेने को हम उसके लायक नहीं समझते। यहां हम केवल अपने विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन कई बार अपने गांव के लोगों को समझाना पड़ता है, क्योंकि हमारे ही लोगों को भटका देता है कोई आकर के और कहता है कि भैया धर्म खतरे में है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, धर्म खतरे में नहीं है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाना, यह आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और शिक्षा रहेगी तभी आपका आने वाली पीढ़ी समझ में पाएगी कि गोबर खाने वाली चीज नहीं है। मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहा, 14 साल प्रोफेसर रहा। मेरी किताब भी कुछ लोगों ने मंगाई। अजय मोहन जी ने कहा कि आप अपनी किताब भी ले आइएगा, कभी मौका मिले, मन करे तो पढ़िएगा। हम जब इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी टॉप किए, हमारे बहुत सारे लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बैठे हुए हैं, हमारे प्रोफेसर साहब और वो एमएलसी साहब तो वही है, विधायक जी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और उस समय के लोगों के लिए तो सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र यही था। हमारे भी घर में हमारी मां ने एक छोटी सी गठरी बांध करके भेज दिया कि जाओ बेटा पढ़ाई करना। आजमगढ़ में गाय भैंस चराने वाले अहिर परिवार से निकल करके, खेती किसानी से निकल करके मैं भी पढ़ाई किया, और मुझे याद है जाति क्या होती है। जितने यादव जी लोग आए हैं मैं उनको बता रहा हूं, कई बार उन्होंने के भरम हो जाला कि कुछ और हो रहा है। अपने लोगों के समझावल बड़ा जरूरी है, भोजपुरी समझ आते हैं ना भैया, देखा धोखा में नहीं होना। हमको पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने कहा अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। ये प्रोफेसर ने बोला, मैंने अपनी किताब में लिखा है। जो हमको पढ़ाता था वही हमारी जाति देखता था, हम उसके लिए विद्यार्थी नहीं थे, और जातिवाद ऐसा उनके मन में भरा था कि वो शिक्षा भी इस तरह से देते थे। मुझे याद आता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी जीवन, और अपनी वेटिंग फॉर वीजा, अभी उनकी एक नई किताब आई है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पिता चूंकि नौकरी में थे, पैदा हुए तो एडमिशन तो मिल गया स्कूल में, लेकिन सबसे पीछे बिठाया जाता था। बाबा साहब ने कहा कि एक दिन मैं जिससे सारे बच्चे पानी पीते थे मैं वो पानी पीने चला गया, तो मुझे बाकी बच्चों ने ढकेल दिया। मैं घर आके सोचा कि ये पानी भी हमको क्यों नहीं पीने देते जिससे सब पीते हैं। मां ने समझाया कि आपके हमारी जाति के लोगों को अछूत मानते हैं वो लोग। विद्यालय में, स्कूल में भेदभाव होता था, मास्टर स्कूल के बाहर बिठा देता था। अपनी किताब वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, और उस पर एक फिल्म भी बनी है। एक दिन घर आके पूछते हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों होता है मां, तो मां बोलती है कि बेटा हमारी जाति ऐसी है जिसको लोग छोटा समझते हैं, नीची जाति समझते हैं, अछूत समझते हैं। मां से पूछा उन्होंने कि ये कहां पता लगा, कैसे पता चला कि कौन जाति बड़ी है कौन जाति छोटी है। मां ने कहा किसी किताब में लिखा है उन्होंने कि कौन मुख से पैदा हुआ, कौन भुजाओं से, वो ताकतवर है, वो बड़ा है, वो ज्यादा ताकतवर है, और हम लोग छोटे हैं, कमजोर हैं, हम लोग अछूत हैं। बाबा साहब ने कहा कि उस किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है मां, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा। उस किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसमें कोई बड़ा और कोई छोटा होने की बात खत्म कर दी। हमारे नायकों के साथ जाति के नाम पर भेदभाव हुआ, तो हमारे लोगों के साथ कितना अपमान हुआ। मैं तो केवल इतिहास बताता हूं मेरे लोगों को। आप पढ़ना अपने नायकों के बारे में। विदेश से डिग्री लेकर के आए बाबा साहब अंबेडकर, और याद रखना
मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव है और मेरे मुंह से सबसे ज्यादा जिस महापुरुष का नाम निकलता है उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। ये हमारी विचारधारा है और हम उनको अपना नायक मानते हैं। पहले इस देश में समझाया गया कि अंबेडकर केवल दलितों के नेता हैं। जितनी महिलाएं आई हैं, आप इतिहास पढ़ना, धर्म के नाम पर गुलाम बनाने का काम किया गया और आजाद बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। हर जाति बिरादरी की महिलाओं को हिंदू कोड बिल अगर लागू नहीं होता तो हमारे घर की महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। ओबीसी समाज के लोगों गांव गांव इस बात को पहुंचाना, अहिर कुर्मी कोयरी गाली दी जाती थी। और इलाहाबाद के जिस इलाके में मैं हूं, मुझे भी पता है कि इस बिरादरी के लोग कहां रहते हैं, कितना रहते हैं। और जरा ये मैं पूछना चाहता हूं एक कठिन सवाल, अहिर गडेरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़, ये गाली दी गई कि नहीं? हमें दी गई। बताओ पुराने लोगों दिया गया कि नहीं दिया गया? अपमान किया गया कि नहीं किया गया? सामने अगर उस जाति का आदमी दिख गया तो लोग कहते थे जतरा बिगड़ गया है, अब अच्छा काम नहीं होगा। मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, समझ तो जाएंगे। हर आप अपने गांव में खोज लेना नौजवानों, आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, किन किन जातियों के नाम पर गाली बनाई गई, होमवर्क करके बताना। और किसके नाम के आगे जी साहब। अरे आप सम्मान पाओ, हमें आपसे दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे लोगों के नाम पर अपमान। मैं पढ़ रहा था इतिहास बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपने पिता से एक दिन सवाल पूछा कि फला व्यक्ति अगर उसका बच्चा भी आता है तो आप उसको प्रणाम करते हो, और उसका बच्चा जब आपके सामने आता है तो वो हमारे पिताजी को प्रणाम क्यों नहीं करता है? जो हमारे पिताजी का सम्मान न करे वो हमारा सम्मान कैसे करेगा? ये बराबरी नहीं थी इस समाज में। गाली दिया, अपमान दिया। मान्यवर कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगी है, मैं इन्हीं का उदाहरण लेकर के बताता हूं। नाई समाज से आते थे, नाई समाज से आते थे, माला लोग पहनाए और माला में इतना चींटी थी कि अभी भी वो काट रही है। प्रेम माला के साथ चींटी भी लेके आ गए थे, वो पूरा घुस गया एकदम। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं चींटी उटी की बाधा से क्या डरना, जिनसे हमारी लड़ाई है हजारों साल पुरानी, वो लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए हम यहाँ आपके सामने खड़े होते हैं। मैं केवल इतिहास बता रहा हूं। नौजवानों, आपको गांव गांव समझाना है, जाति बिरादरी के नाम पर बांटा गया। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के आते थे और इससे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। हमने भी इतिहास पढ़ा तब जाना, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी या भैंस चरावे राम नरेश। सुनो आप, अपमान सुनो, गालियां सुनो। क्या बोल रहा था? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां। और उसके आगे जो बोला वो मैं बोल भी नहीं सकता, इतना अपमानजनक है। यह अपमान हुआ है, भूल मत जाना इतिहास। क्योंकि आजकल हमारे लोगों के कंधे पर कुछ और आ जाए तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कर रही है सरकार, समझदार को इशारा काफी। और यही बच्चे जब नौकरी मांगने लखनऊ जा रहे हैं तो लाठी की बारिश कर रही है। हम चाहते हैं कि नौकरी मांगो और उधर का काम करने मत जाओ, वरना तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम पैदा होंगी। अपना इतिहास जानो, कितना संघर्ष करके यहां तक का मंच लगा है। आज से 25 साल पहले ऐसा मंच लगा करके चौराहे पर कार्यक्रम करने की स्थिति थी क्या? कोई कर पाता था क्या? अभी भी अजय मोहन को लाठी से पीट दिया गया। लेकिन एकजुट रहेंगे ना तो हिम्मत नहीं होगी कि किसी की लाठी आपके भाई के ऊपर चले। ओबीसी समाज के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जितने पिछड़े समुदाय से लोग आए हैं, भाई को पहचानो, घर पहचानो। दलित समाज के ऊपर अगर किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार हो तो ओबीसी समाज का आदमी अगर आपकी लाठी में दम है तो उनके साथ खड़े हो जाना, कंधे से कंधा मिलाकर, तब हम समझेंगे कि आप बहुजनों की एकता बनाए हुए। आदिवासियों के ऊपर कोई जंग जमीन है तो ओबीसी और एससी समुदाय के लोग अपने साथ खड़े हो जाना। किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी देख करके कोई नफरत के नाम पर दंगा करने का माहौल बनाए तो एससी एसटी ओबीसी तीनों का मुश्किल से बनाई और इस मंच गुलदस्ते को इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल, गया
गंगा में आपको तेल रिश्ते से लगी है, लेकिन एक शूद्र का मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है, अपने समाज को न्याय नहीं दे पाते। बड़ा अपमान सहना पड़ा था भाई। और मैं तो एक बात बताऊं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में जिसके पिता मुख्यमंत्री थे, एक बार में 3 बार मुख्यमंत्री थे, पिछड़े समुदाय से लेकर दलितों की आवाज बने थे, आत्मसम्मान दिया था उत्तर प्रदेश में, उनके बेटे जो मुख्यमंत्री पद से हटे और इसलिए इसको भूल मत जाना। अपनी जाति बिरादरी का संख्या ज्यादा है इस गुमान में मत रहना कि हमारी बिरादरी की संख्या ज्यादा है इसलिए हम लाठी लेकर चलेंगे और जिसकी संख्या कम है उसके ऊपर लाठी मारेंगे। अगर आपकी लाठी में दम है तो कमजोर के ऊपर न चले, ताकतवर से लड़ो, तब हम मानेंगे कि आपकी लाठी में कोई दम है। मंदिर धुलवा रहे हैं, घर धुलवाते हैं, अपमानित करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि दलितों पिछड़ों की हमारे नजर में यही औकात है। बताओ क्या ये अपमान सहने की वक्त है? क्या ये अपमान सहने का वक्त है? ये कर्पूरी ठाकुर और ये जगदेव बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और पिछले दिनों ये मदन भैया बैठे हुए हैं यहाँ, मैं मध्य प्रदेश गया था, वहां सुखलाल कुशवाहा जी का संघर्ष सुना मैंने, उनके कार्यक्रम में था। सुखलाल कुशवाहा जी ने लड़ाई लड़ करके कुशवाहा समाज की लड़ाई नहीं लड़ी थी, पूरे पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया था। उन नायकों के बारे में तो हम अब जान रहे हैं कि गांव गांव लाठी लेकर खड़े हुए कि किसी दलित पिछड़े के ऊपर अन्याय होगा तो पहले उसको हमारी लाठी से गुजरना होगा, तब जाकर के वहां आज सम्मान से लोग खड़े हो पाए। मैं तो याद करता हूं सर, केवल पुराने विधायक जी बैठे हुए हैं और दोनों लोग, हम तो केवल चाहते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को यही इतिहास बता दें कि तुम भ्रम में मत रहना। आजकल झूठ बोलने वाले झूठों की सरकार है, वो व्हाट्सएप पर तुमको झूठ बोलता है और आपके बच्चा इस शिक्षा बचाने नहीं जाता, धर्म बचाने चला जाता है। इतिहास जानोगे तो पहचानोगे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, महामना राम स्वरूप वर्मा, ये हमारे महापुरुषों ने क्या लड़ाई लड़ी थी? जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। क्या बढ़िया नारा लगाया था उनका। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। भूल गए इतिहास? ये क्या नारा लगा करके वहां से लड़ाई आगे बढ़ाई समाजवादियों ने कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई आज से 100 साल पहले लड़ाई गई थी। क्या उस नारे को आगे बढ़ाया? हमारे वैचारिक पुरखे डॉक्टर रामन और लोहिया ने नारा लगाया, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। वो नारा लगा करके इस लड़ाई को लड़ा गया। और ओबीसी समाज के लोगों आपकी जाति जनगणना नहीं करा रहे। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जाति ओबीसी है और मंडल कमीशन का नाम तक नहीं लेते। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन पिछड़ी जातियों की संख्या बताने का काम नहीं करते। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारी लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई का नहीं, भले हमारी जाति बिरादरी का हो, भाई को भी अपना मत मानना अगर उसकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती। ये मैं निवेदन करके जा रहा हूं। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। 100 में 60 प्रोफेसर आपके पिछड़े समुदाय के हैं क्या? बताओ, कोदियारा के लोगों हाथ उठा के बताओ, हैं क्या? मैं बताऊं, 14 साल प्रोफेसर रहा। 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में 0 प्रोफेसर ओबीसी के थे, एक भी प्रोफेसर नहीं था, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया। आज तक केवल 4% प्रोफेसर ओबीसी के हैं। 596 प्रोफेसर वाइस चांसलर बने हैं। 6 शेड्यूल कास्ट के हैं, 6 शेड्यूल ट्राइब के हैं और 36 ओबीसी के हैं। बाकी 550 कौन है वो आप समझ जाएंगे कि वो कौन है। पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 88% केवल सवर्ण जज बने हैं और 12% में SC ST OBC सब है।
बताइए ये बराबरी का समाज है क्या? नहीं। ये कहीं से बराबरी है क्या? मीडिया में आप नहीं, जुडिशरी में आप नहीं, आपके जज नहीं, आपके वकील नहीं, आपके डॉक्टर नहीं, आपके इंजीनियर नहीं, आपके प्रोफेसर नहीं, आपका जमीन पर मालिकाना हक नहीं, आपके बिजनेसमैन नहीं, तो आप हैं कहां 90%? हॉस्पिटल में बीमार बन के दवाई के लिए लाइन लगाए हुए। बेरोजगारों की भीड़ में 90% केवल SC ST OBC हम लोग, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही। आज हम कहते हैं हमारी आबादी 90%, लेकिन कहां है? अगर 90% होता तो ये कार्यक्रम इतना ही होता क्या? सोच के देखिएगा। बहुत मुश्किल बात कह रहा हूं, बहुत वक्त भी हो गया है, अभी हम अपने सम्मानित लोगों को भी सुनना है हमें, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमने बहुत कुर्बानी देकर के यहां तक का सफर तय किया है। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उस नारे को जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा। नहीं, मैं आ रहा था तो कई विधानसभा, हमारे भाई है संदीप जी, उनकी विधानसभा है, वहां के लोग किस्सा सुना रहे थे, आबादी हमारी 90% और विधायक हमारे नहीं होते थे। बताया, लोगों ने बताया। और जब पूरा PDA समझा, एक हो गया, तो आज हमारे लोग कहां हैं वो आप भी समझ रहे हैं। लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं ना पाए? सब 90 आबादी कहां है हमारे लोगों की? इसलिए जगदेव बाबू का इतिहास गांव गांव पहुंचाना हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, शुक्लाल जी का इतिहास बताना हमारे लोगों की जिम्मेदारी है, और उस नारे को आगे बढ़ाना है। जब मान्यवर कांशीराम और मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने एकजुटता दिखा करके SC ST OBC को एक करके उस समय का PDA बनाया था, और नारे लगे थे इस देश में कि जिसमें पूरे समाज को एक करने का, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। ये लड़ाई लड़ करके यहां तक का सफर तय किया गया था। मान्यवर कांशीराम को मैं याद करना चाहता हूं, 85-15 का नारा दिया था, उन तमाम जातियों के बीच से नेता पैदा किया था। मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने पिछड़ों दलितों की आवाज बनकर के किसानों नौजवानों के लिए संघर्ष किया। आज हम कहां खड़े हैं, ये मैं आपसे गुजारिश करके अपनी बात खत्म करूंगा। आज कहां खड़े हैं पता है? नई शिक्षा नीति लागू हो गई, स्कूल शिक्षा विश्वविद्यालय को बेच दिया गया। अभी मिलेगी मेरी प्रोफेसर की डायरी, अगर आपको पढ़ने का मन करे तो पढ़िएगा। स्कूल कॉलेज बिक गए। एक फकीर आया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं? चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, देश बेचते पूरा देश देख रहा है। और झूठ बोलने का इतना बड़ा काम, क्या बोला था? जबकि मैं, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जैसे ही पद पर पहुंचे, बैंक बेच दिया, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, जमीन बेचने का काम किया, BSNL बेच दिया। हमारे एक अमित यादव जी वहां पर आए हैं, जनरल मैनेजर पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस बेच दिया है। अब धीरे धीरे खेत बेच दिया। नई शिक्षा नीति से शिक्षा बेच दी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा 10 साल 15 साल पहले, जिस डिग्री की फीस 4000 थी, आज उसकी फीस 40,000 हो गई। आमदनी 10 साल में बढ़ी क्या? शिक्षा महंगी हो गई। गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। अब गरीब पैदा हो गए तो गरीब ही मर जाओ, गरीब पैदा हो गए तो अब आपके बच्चों को शिक्षा देनी है तो करोड़ों रुपया का डॉक्टर इंजीनियर बनने का खर्चा हो गया। इस समय पता है नौजवानों, बताओ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस है कि नहीं MBBS और मेडिकल फीस की? बताइए जोर से। एक फीस 1 करोड़ रुपया हो गए कि नहीं 5 साल के? 1 करोड़ रुपया किसके अकाउंट में है कि उनका बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा? और यहां सब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जिसकी सरकार है वो तो पेपर ही लीक करा दे रहा है। बताओ, बैंक, PO, RO सबकी पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? तो पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, ये नारा लगाया था फकीर ने। और न पढ़ेगा इंडिया न आगे बढ़ेगा इंडिया।
पढ़ लेता इंडिया तो सवाल पूछता। मैं पुराने लोगों का एक संत आंदोलन का एक चुटकुला है, एक दो चीज कह के जा रहा हूं। एक आदमी गुजर गया, तो वो गुजर गया तो एक आदमी आया और कहा कि हम मोक्ष दिलाने का काम करते हैं, धरती पर उनके अवतार है। पाखंड अंधविश्वास से बचना क्यों जरूरी है सोचना। गौदान कर दीजिए तो गाय आपके पिता दादाजी को मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा उनकी अभी मुक्त नहीं हुई है। तो कैसे गाय जाएगी? तो कहे पूछ पकड़ के आत्मा पार कर जाएंगे। वो किस्सा कहानी अब सुनिएगा। वो किस्सा सुना दे इलाहाबाद में, तो बड़ा जरूरी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। एक बार एक आदमी यहीं से जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते हुए बगल वाले ने पूछा, मैं उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो वहीं के सीनियर ने किस्सा सुनाया था, हम लोग घूमने गए थे। उसने कहा किसको चढ़ा रहे हैं? तो कहा पितरों को चढ़ा रहे हैं। कहा यहीं पहुंच जाएगा? क्या पहुंच जाएगा? कहा कितनी दूर? तो कहा अरे वो तो करोड़ों किलोमीटर ऊपर है, यहीं से जल चढ़ाएंगे पहुंच जाएगा। वो मेरे जिले का था, आजमगढ़ की तरफ मुंह करके वो भी जल चढ़ाने लगा। तो दूसरा का पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि हम आजमगढ़ से आए थे, गेहूं के खेत में पानी नहीं भर पाए तो सोचे यहीं से भर दें। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं तर्क की बात कर रहा हूं, हमारे महापुरुषों ने सिखाया। उसने कहा कि अरे पागल हो, यहाँ 150 किलोमीटर दूर यहां से पानी कैसे चला जाएगा? कहा हजारों लाखों किलोमीटर दूर यहीं से चला जा रहा है, तो हमारा खेतवा नहीं भर जाएगा। जहां बुद्धि आएगी पाखंड अपने आप खत्म हो जाएगा। भगवान दिल में है, जिसको मानना है मानो। महात्मा कबीर ने कहा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। हम कबीर को मानने वाले लोग अपने दिल में अपने चीजों को लेकर चलते हैं। हमारे लिए धर्म धंधा नहीं है, धर्म दिल में है। जिसको पूजा करनी है करो। बाबा साहब के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, लेकिन एक धर्म वाले को दूसरे धर्म से लड़ाने का ये धंधा बंद कर दो। और जितने बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार देने की बात करो। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात। और आज क्या रोजगार की स्थिति है? 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। और बताओ 99% हमारे दलित पिछड़े लोग बेरोजगार बैठे हैं कि नहीं बैठे? और विद्यालय की फीस महंगी हो गई। आखिरी में 3 चीजें बता रहा हूं। ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल का बजट इस बार की सरकार ने और घटा दिया। पिछले 10 साल में शिक्षा का बजट आधा हो गया। 2014 में 5.4% शिक्षा पर जीडीपी का खर्च होता था, और आज शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च होता है पता है? 2.3%, यानी 2.5% से भी कम पैसा खर्च नहीं किया जा रहा शिक्षा पर। अस्पतालों में दवाई नहीं, प्राइमरी स्कूल में चले जाओ मास्टर नहीं, और जो मास्टर है उसके ऊपर इतना काम का प्रेशर लगा दिया है कि वो पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम करता है। तो न पढ़ेगा इंडिया, न सवाल पूछेगा इंडिया। जब मूर्ख पैदा होंगे, शिक्षा होगी नहीं आपके घर में, तो रोजगार मिलेगा क्या? अगर आपका बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाएगा तो डीएम बन पाएगा क्या? जोर से बताना। डीएम बनेगा? कलेक्टर बनेगा? आईएएस आईपीएस बन जाएगा क्या? अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो डीयू जेएनयू पढ़ाई करने जा पाएगा क्या? पढ़ाई है ही नहीं, और पढ़ाई महंगी हो गई। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ाई गई थी, और जिन बच्चों ने आंदोलन किया उन्हीं को मुकदमा करके जेल में डाल दिया। बताइए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हालत है। 400% फीस बढ़ा दी। आमदनी बढ़ी है क्या किसी की? और खर्चा बढ़ गया, पढ़ाई महंगी हो गई। राजा पढ़ा लिखा होता है तो शिक्षा, पढ़ाई, दवाई मुफ्त देता है। समाजवादियों का नारा लगा करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई दवाई मुफ्त में देने का काम सरकार का था। राजा पढ़ा लिखा होता है तो कलम और किताब को मुफ्त में लोगों तक पहुंचाता है, और राजा अनपढ़ होता है तो 18% जीएसटी कलम और किताब पर लगा देता है, और पढ़ाई महंगी हो जाती है। गरीब कमजोर का बच्चा शिक्षा नहीं पाएगा। इसलिए यह शिक्षा का महोत्सव किया गया था। 2 बात केवल कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि और वक्ताओं को सुनना है। 2 बातें। पहली, ये जितने महापुरुषों की तस्वीर लगी है, इन तस्वीरों और इन विचारों को गांव-गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये पुराने लोग, ये संत गाडगे के बारे में कितने लोग जानते हैं? संत गाडगे कितने लोग जानते हैं? पता ही नहीं होगा। अभी तो पता ही नहीं कि कितने समुदाय के लोग यहां बैठे हुए हैं। फूलन देवी की तस्वीर लगी,
आप देखिए यहां पर भगत सिंह, सरदार पटेल, संत गाडगे ऐसा कपड़ा पहनते थे जिसमें चकत्ती लगी होती थी। यहां से तस्वीर देखेंगे तो फटा हुआ कपड़ा था, सिला हुआ था चकत्ती लगा के। एक बार किसी ने पूछा कि गाडगे साहब ये फटा हुआ सिला हुआ कपड़ा क्यों पहनते हैं? उन्होंने कहा मेरा समाज ऐसे ही चिथड़ों में बटा हुआ है और जैसे मैं कपड़ा जोड़ करके एक बना दिया हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बहुजन समाज को कोई जोड़े और सबको एक बना दे। उसकी लड़ाई लड़ने का काम संत गाडगे ने किया था। उनकी तस्वीर यहां लगी और लोगों को पता ही नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञान विज्ञान और तर्क की बात करो, हलवा खाने का काम बनाओ, गोबर खाने वाला देश कभी मत बनाना। ये मैं आपको इशारे में कह के जा रहा हूं। पाखंड और अंधविश्वास ऐसे फैलाया जा रहा है, नया नया सब बाबा आके पर्ची बना रहा है, आपके जीवन में ये होने वाला है, आपके जीवन में ये होना है, और घर के तमाम लोग जाके ऐसे बैठे हुए। एक बाबा का रील्स मैंने देखा, नौजवानों के मोबाइल में आया होगा, एक आदमी जाके कहा कि हमको पथरी हुई है। बाबा अपना आंख बंद किया, कोई मंत्र पड़ा और ऐसे ऐसे कैंची हवा में चलाया। उसके बाद का बच्चा पथरी देखो, उसने कहा बाबा गायब हो गई, बाबा की कैंची चला के पथरी। अगर ऐसे ही ताकत है तो एक फोन करते हैं कि आपको विधायक जी अकेले में विधायक जी थाने पर हमारे और हॉस्पिटल में हम उनको लगता है कि पिछले जन्म में यहाँ पे बाबा नया फंड से मोक्ष मिलता है, तो बाबा खुद का ही देर कर रहे हैं। इस करना और हम चाहते हैं क्योंकि उसी समाजवादी पार्टी का चुनावी कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मैं आप एक बात कहना चाहता हूं, स्कूल में कॉलेज में अगर कोई बच्चा जाएगा तो लैपटॉप और मोबाइल देना अच्छा काम है कि उसके हाथ में घंटा देना चाहिए? अब आप तय करो, पढ़ा लिखा आदमी क्या देना चाहेगा? इसलिए मान्यवर कांशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव वो जो विचारधारा आगे चली तो शिक्षा को लेकर के आगे चली है। और मैं चाहता हूं कि जो अजय मोहन ने आज काम किया है, एक बार जोरदार तालियों से इनको बहुत बधाई दीजिए कि आपके इलाके में शिक्षा जगाने का काम किया। लेकिन मैं एक बात कह के जाऊं, इन्होंने शुरू में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। एक कार्यक्रम कराने के लिए अगर कोई आर्थिक रूप से मदद भी न कर पाए तो मैं समझूंगा कि ये लड़ाई बहुत दूर तक नहीं लड़ी जा सकती। घर बेच के और घर के गिरवी रख करके कोई सामाजिक काम नहीं हो सकता। तो मैं अजय जी से निवेदन सार्वजनिक मंच पर करना चाहता हूं, लड़ाई लंबी है। फूले, अंबेडकर, पेरियार, नेताजी, कांशीराम सबने यहां तक तो पहुंचा दिया। अब तो इतने लोग हैं, अपना घर फूंक करके मत चलो आगे, समाज को जागरूक करो आप। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई आपके बीच का बच्चा लड़ाई लड़ रहा है तो इसकी ताकत बनना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये हारेगा तो समाज के ऊपर इसका दोष जाएगा। अगर आप कल्पना करिए कि आपके बीच का, आप कहते हो 90% आबादी है और आपके बीच का आदमी लाठी खा कर रह जाए, कम से कम देखो, सांप अगर काटना छोड़ रहा है कोई बात नहीं, फुफकारना भी छोड़ देता है ना तो लड़का जाके ढेला मारते हैं। सर समझदार को इशारा काफी। हम जानते हैं कि लाठी का जवाब अब लाठी से नहीं देना है, लेकिन इतना एकजुट तो रहो कि आपके लोगों के ऊपर कोई लाठी उठाने की भी हिम्मत न कर पाए। इतना एकजुट तो आपको खड़े होकर के रहना होगा। और जितने लोग आए हैं
अब कोई कथा भागवत सुनने गए होते, अब एक आदमी आके कहता कि जो एक पहला पर्चा चलता था, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ते थे जाते थे, तो पर्चा सब एक एक सीट पर ऐसे ऐसे रख देता था। उस पर लिखा होता था कि ये चमत्कारी पर्चा है। इस पर्चा को जब सुरेश ने पढ़ा, 1000 लोगों को बंटवाया, 24 घंटे में उसका काम बन गया, बिगड़ा काम हो गया। और महेश ने उस पर्चे को देखा और फाड़ कर फेंक दिया, 24 घंटे में उसके घर दुर्घटना हो गई। अब दोनों पर्चा पे लिखा हुआ है, जितने लोग डरपोक है सब लोग 5-5 हजार पर्चा छपवा के बंटवा रहे हैं। 24 घंटे में कोई खबर करी गलत ना आ जाए। धर्म डरा देता है और आप डर जाते हैं। और आपके बीच का कोई आदमी अगर लड़ रहा है तो इसकी ताकत बनना हमारी जिम्मेदारी है कि, इसलिए घर घर किताब पहुंचाइए। मैं यही अपनी बात खत्म करूंगा। ये कहते हुए अभी आप लोग कोई उठिएगा मत, हमारे दोनों माननीय और लोग आए हुए हैं, जो भी बोलेंगे आप लोग, एक निवेदन मेरा है कि इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब न होने पाए, हम लोग अभी बैठेंगे। पहला निवेदन मैंने आपसे किया, अपनी विचारधारा को जानिए। भाई को भाई का गला नहीं, हाथ पकड़ना है। हमें भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। जाति जनगणना कराई नहीं जाती है और कहा जाता है ओबीसी में सारी मलाई ये 2-3 लोग खा लिए और बाकी भाइयों को भड़का दिया जाता है। इसलिए एकजुट होना हमारी जिम्मेदारी है। बताइए एकजुट होंगे कि नहीं? 90% बहुजन लोग एकजुट होंगे कि नहीं? मैं आपको एक निवेदन करूं, थोड़ा दिल बड़ा करना। जिसकी जातियां बड़ी हैं, अपने को ज्यादा संख्या में समझती हैं, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर आपका कोई भाई आपसे कोई शिकायत करे ना, तो जातियों के बहुजन लोगों उसका बुरा मत मानना। अपना कमजोर भाई भी अगर संख्या में है तो उसको कंधे पर बिठाकर अपने बराबर बिठाना, तभी जाकर ये लड़ाई जीती जा सकती है। भाई और भाई को एक होना है, एक होंगे ना। और दूसरा निवेदन शिक्षा का एक कार्यक्रम था, एक राष्ट्र एक शिक्षा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, और टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। ये समाजवादी लोगों का तो नारा लगा करता था। मैं आपको निवेदन और भरोसा दिला के जा रहा हूं, एक प्रोफेसर जिसको प्रोफेसर भी नहीं रहने दिया, वो कलम और किताब से ही यहां तक पहुंचा है। मैं तो कहता हूं, बाबा साहब का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं आजमगढ़ के किसी खेत में गाय भैंस चरा रहा होता। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत, महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत और मंडल कमीशन की बदौलत पहुंचा। इसलिए इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। भूखे रहना, प्यासे रहना, अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाना ताकि वो जागरूक पैदा हो, समझदार पैदा हो और आपस में मिलजुल करके रहिएगा। ये आपस में लड़ना हमारी बात नहीं। सब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, लड़ाने वाला आपके गांव में आएगा, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों तुम दाने में फंसना मत। कहानी सुनी है ना? लेकिन हमारे समाज के लोग क्या हो रहा है, हमारी जाति बिरादरी के आदमी को टिकट दे देती है कोई भी पार्टी तो सबको वोट देते हैं, चाहे वो संविधान ही बदलने का नाम क्यों न ले। पहचानिए कि आपका अपना कौन है जो संविधान की बात करे। जो पहले हमारे यहां नारा लगता था बहुजन आंदोलन का कि जो संविधान की बात करेगा वही दिल्ली पर, जोर से बोलिए, जो संविधान की बात करेगा वही दिल्ली पर, जो संविधान की बात करेगा वही दिल्ली पर। ये हमारी एक लड़ाई और कलम और किताब की लड़ाई को आगे ले जाना है। बहुत मेहनत की है इस बच्चे ने, मैं जानता हूं। आदरणीय मान सिंह जी का फोन आया था, उन्होंने हमसे निवेदन किया और ये तो संत कबीर नगर आ गए थे बुलाने, लेकिन चूंकि देर हो गया इसलिए बहुत सारी बातें अभी नहीं कर पाया हूं। लेकिन एक भरोसा दिला के जा रहा हूं, आया हूं, 5 घंटे लगे हैं यहाँ 50 किलोमीटर आने में, 5 घंटे लग गया सर। लेकिन एक भरोसा, कुछ दिन बाद फिर से ऐसा ही वैचारिक कार्यक्रम हो और उसमें हम लोग बैठ करके फिर से बात करेंगे, संवाद करेंगे, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन जितने लोग यहाँ आए हैं, आप सबकी जिम्मेदारी, अगर कोई कार्यक्रम आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा, अगर आप सब इस बच्चे से पूछना अकेले में जाके, अगर 1 रुपए की भी जरूरत हो
और इसके पास 10 रुपए समाज का पहुंच जाए, हम इनको केवल ये भरोसा दिलाएंगे, समाज के भरोसे को तोड़ना मत। समाज को भरोसा दिलाते हैं कि आप इनकी मदद करो और ये आपके बीच में खड़े होंगे। और चुनाव लड़ने के लिए नहीं, वो तो नेता करेंगे, अभी समाज को जगाने के लिए हम इनका सहयोग करने की बात कर रहे हैं। समाज जागेगा तो आगे बढ़ेगा। और ये सामाजिक कार्यक्रम इन्होंने किया है, आपका जिम्मेदारी है, पूछो इनसे। आप सामने नहीं आ सकते तो जो सामने से लड़ाई लड़ रहा है उसकी हिम्मत बन के खड़े हो जाना। और जितने लोग ये नीला झंडा, पंचशील का झंडा और ये सारी चीजें हैं, इन सबको गांव गांव ले चलना। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं मेरे गांव के लोगों, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। इसी उम्मीद के साथ आपके समय जितना भी महापुरुषों का विचार है, संविधान का जो विचार है, इसको गांव गांव पहुंचाइए, गले से गले मिलिए और एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश करिए जिसमें पढ़ाई हो, दवाई हो, सिंचाई हो, जेब में कमाई हो और आपके साथ कोई अपमान हो जाए तो सुनवाई हो, ऐसे लोगों की हुकूमत हो। और भोजपुरी में हमारे यहाँ गाना था, हमारे यहाँ भोजपुरी में गाया जाता है कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैहा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैहा, अपने ना पढ़ला मगर बचवा के पढ़ैया, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। और पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, और पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा। एक बार बहुत धन्यवाद देता हूं मैं अजय मोहन जी को, इनकी पूरी आयोजन समिति को, और इनके सहयोग करना, इनको साथ देना। और वैचारिक कार्यक्रम एक भाषण से और एक कार्यक्रम से समाज में बदलाव नहीं आता, ये लंबी प्रक्रिया है, चलती रहेगी, लड़ेंगे लड़ाई। और जातिवादी, सामंती और भेदभाव करने वालों को विदाई करेंगे, समता और न्याय पैदा करेंगे। 100 रोटी है तो 100 लोग बांट कर खाएं, 10 रोटी 90 लोग खा रहे हैं और 90 रोटी पर 10 लोग गुजारा करें, यह संभव नहीं है। एक व्यक्ति को एक रोटी अगर है तो वो सबको बराबर में मिलनी चाहिए। हमारी लड़ाई यही है, हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है जो गैर बराबरी बांटना चाहते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती याद है ना, आपके बच्चों के शिक्षक भर्ती और रोक दिया सरकार ने, और आप लड़के नहीं रोक पाए। इसलिए नौकरी तब मिलेगी जब संविधान बचेगा, आपको सम्मान तब मिलेगा जब संविधान बचेगा, शिक्षा तब मिलेगी जब संविधान बचेगा, और वो संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।